अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने आमतौर पर मोटिवेशन स्पीकर से एक फ़िक्रा सुना होगा, एवरीथिंग पॉसिबल, हर चीज़ मुमकिन है। मोटिवेशन स्पीकर्स इस फ़िक्रे का इस्तेमाल करते हैं यंग जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए। ये फ़िक्रा मोटिवेशन स्पीकर के पास आया कहाँ से? ये फ़िक्रा आया साइंस से। और साइंस के पास ये फ़िक्रा कहाँ से आया? साइंस को कब ज़रूरत पड़ी इस फ़िक्रे को बोलने की? जब साइंस वजूद में आई तो साइंस ने मुख्तलिफ रिलीजन से मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए। उसमें से जब चंद क्वेश्चन के जवाब साइंस को नहीं मिले तो साइंस ने उन रिलीजन्स का मजाक उड़ाया और नतीजे में कहा कि अगर आप साइंस की थिंकिंग के लिहाज से सोचेंगे तो इस दुनिया में हर एक चीज़ मुमकिन है। तो क्या वाकई इस दुनिया में हर एक चीज़ मुमकिन है? मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी तहकीकात की तो मेरे नज़दीक मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चन आए कि जिनका जवाब साइंस भी इस दुनिया के इख्तिताम तक नहीं दे सकती। साइंस उन क्वेश्चन को मानती है, उस क्वेश्चन के मटेरियल को इस्तेमाल करती है, लेकिन साइंस उन क्वेश्चन का जवाब इस दुनिया के इख्तिताम तक नहीं दे सकती। वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से चंद क्वेश्चन पर मैं बात करूँगा और उन क्वेश्चन पर बात करूँगा जो एक आम शख्स को भी समझ आ सकें, ताकि वो इस पर सोचे और समझने की कोशिश करे। चले आए उन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो मैंने सोचे और जो मैं साइंस से करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, साइंस अपनी मुख्तलिफ फील्ड्स में मुख्तलिफ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ इक्वेशंस इस्तेमाल करती है और उन इक्वेशंस में काउंटिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम है। और अगर साइंस की तमाम फील्ड्स में से काउंटिंग को निकाल दिया जाए तो साइंस का कुछ भी बाकी नहीं बचता, मतलब साइंस का वजूद ही बाकी नहीं रहता। और मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने यह बात साबित की कि काउंटिंग एक से नहीं बल्कि ज़ीरो से स्टार्ट होती है। ज़ीरो को काउंटिंग का हिस्सा समझते हैं। और मुख्तलिफ साइंटिस्ट इस बात को भी साबित करते हैं कि काउंटिंग की दो वैल्यू होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मेरा सवाल ये है कि अगर काउंटिंग 0 या 1 से स्टार्ट होती है तो ये काउंटिंग एंड कहाँ पर होती है, मतलब इस काउंटिंग का इख्तिताम कहाँ पर है? इस काउंटिंग को साइंस खुद इस्तेमाल करती है और इक्वेशंस और सवालात में 0 या 1 से स्टार्ट लेती है, लेकिन इस काउंटिंग का इख्तिताम कहाँ पर होता है? इस सवाल का जवाब मेरे नज़दीक साइंस क़यामत तक नहीं दे सकती, मतलब इस दुनिया के इख्तिताम तक साइंस इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। और साइंस इस सवाल को गलत साबित भी नहीं कर सकती, क्योंकि खुद साइंस इस सवाल के मटेरियल्स को इस्तेमाल करती है। क्वेश्चन नंबर 2, आमतौर पर जब साइंस से पूछें कि इस दुनिया में तमाम चीज़ें किससे बनी तो साइंस जवाब देती है कि तमाम चीज़ें मादे से बनी। तो फिर साइंस से सवाल नेक्स्ट किया जाए कि ये मादा किससे बना, तो साइंस कहती है ये मादा मुख्तलिफ कुलियों से मिलकर बना। फिर साइंस से क्वेश्चन किया जाए कि ये कुलिये किससे बने, तो साइंस कहती है ये कुलिये मुख्तलिफ पार्टिकल से मिलकर बने। फिर साइंस से पूछा जाए कि ये पार्टिकल किससे बने, तो साइंस कहती है ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने। और फिर अगर पूछा जाए कि ये मॉलिक्यूल्स किससे बने, तो साइंस जवाब देती है ये मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने। और अगर फिर पूछा जाए कि एटम किससे मिलकर बने, तो साइंस जवाब देती है कि एटम्स न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने। और फिर जब ये पूछा जाए कि ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये किससे बने, ये कहाँ से आए, तो इस पर साइंस बिल्कुल खामोश है, इसको डिफाइन नहीं कर पाती। और साइंस इस सवाल का जवाब देने से बिल्कुल कासिर है कि ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ से आए, कैसे बने, किस तरह बने या ये किसने बनाए, इस पर साइंस बिल्कुल खामोश है। क्वेश्चन नंबर 3, मादी में एक साइंटिस्ट गुजरे जो न्यूटन के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने एक इक्वेशन दी और साइंटिस्ट उस इक्वेशन की मदद से सोलर सिस्टम के मुख्तलिफ सितारों सितारों का साइज मालूम करते हैं और उनकी पोजीशन और उनकी रफ्तार को मालूम करते हैं। और फिर दूसरी मुख्तलिफ थ्योरीज के साथ कंपैरिजन करते हैं और तकरीबन हर दफ़ा जवाब मिलता जुलता नज़र आता है। लेकिन कुछ साल पहले जब यही तहकीकात एक गैलेक्सी पर की गई तो वहाँ पर यह सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी और साइंटिस्ट को लगा कि ये इक्वेशंस गैलेक्सी को समझने के लिए नाकाफ़ी हैं, क्योंकि साइंस को वहाँ पर कुछ जादू नज़र आया। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने बात की कि ये इक्वेशंस बिल्कुल ठीक हैं, कोई नई चीज़ है जो इस गैलेक्सी के सिस्टम को चेंज कर देती है। और उन साइंटिस्ट ने उस चीज़ का नाम रखा डार्क मैटर, मतलब एक ऐसा मैटर, एक ऐसा मादा जो नज़र नहीं आ सकता, जिसमें से रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं होती, जिसमें से रोशनी क्रॉस कर जाती है और अपना रास्ता नहीं बदलती। डार्क मैटर क्या है और डार्क मैटर वाकई वजूद रखता है या इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा।
आज साइंस एक ऐसी चीज़ पर बिलीव करती है कि जो बिल्कुल नज़र नहीं आती, जिसको डिफाइन करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन साइंस उस पर बिलीव करती है कि वो चीज़ वाकई ही एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब कोई रिलीजन ये बात करे कि एक ऐसी कुव्वत है इस दुनिया में जो इस पूरे सिस्टम को चलाती है, उसको महसूस किया जा सकता है लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो साइंस उसका मजाक उड़ाती है। साइंस उस बात को समझना नहीं चाहती, साइंस उस बात पर सीरियस नहीं होती। लेकिन जब साइंस खुद इस बात का इकरार करे कि एक ऐसा मैटर, एक ऐसा मादा मौजूद है कि जो हमें नज़र नहीं आ सकता और जिससे दरियाफ्त करना तकरीबन नामुमकिन है, तो वहाँ पर साइंस अपनी इस थ्योरी पर मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि लोगों को कहती है कि इस चीज़ को सीरियस लिया जाए। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? इस डबल स्टैंडर्ड का जवाब साइंस नहीं दे सकती। जाहिर बात है, अगर साइंस इस डबल स्टैंडर्ड का जवाब देगी तो उसे रिलीजन को मानना पड़ जाएगा, और ये कभी भी नहीं हो सकता कि साइंस रिलीजन को माने। क्वेश्चन नंबर 4। आमतौर पर जब हम किसी साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर से सवाल करें कि आसमान में कितने सितारे हैं, मतलब रात टाइम जो हमें रोशनी नज़र आती है, इन रोशनियों की तादाद क्या है, तो मुख्तलिफ एस्ट्रोनॉमर ये तजिया करते हैं, जवाब देते हैं कि जितने रेत के ज़र्रे इस दुनिया में मौजूद हैं, बिल्कुल इतने ही सितारे आसमान में मौजूद हैं। तो फिर हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि इस दुनिया में रेत के ज़र्रे कितने मौजूद हैं, तो साइंस इसके ऊपर भी बिल्कुल खामोश है। साइंस इसको काउंट ही नहीं कर सकती। अगर साइंस टेक्नोलॉजी का सहारा भी ले तो इसको काउंट करने के लिए अरबों साल चाहिए। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, साइंस खुद कहती है कि इस ज़मीन की लाइफ भी लिमिटेड है, और उस लाइफ में हम रेत के तमाम ज़र्रों को नहीं गिन सकते। तो इस सवाल का जवाब भी तकरीबन नामुमकिन है, साइंस नहीं दे सकती। क्वेश्चन नंबर 5। साइंस कहती है ये कायनात बिग बैंग की वजह से स्टार्ट हुई, मतलब ये तमाम मादा जो हमें आसमान में नज़र आता है वो एक जगह इकट्ठा था और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से तमाम मादा मुख्तलिफ शेप्स में इस पूरी यूनिवर्स में फैल गया। तो अब सवाल ये है कि उस बिग बैंग की जगह पर ये तमाम मादा आया कहाँ से? उस जगह पर इस मादे को किसने इकट्ठा किया? इसका जवाब देना भी तकरीबन नामुमकिन है। इन क्वेश्चन से ये बात साबित हो रही है कि इस दुनिया में हर चीज़ मुमकिन नहीं है। मतलब ये फ़िक्रा जो साइंस ने दिया कि एवरीथिंग पॉसिबल, ये फ़िक्रा बिल्कुल गलत है। इसकी जगह एक नया फ़िक्रा बोला जाए, ज़्यादातर चीज़ें मुमकिन हैं, तो ये फ़िक्रा बहुत बेहतर है। तो मोटिवेशन स्पीकर्स को भी चाहिए कि वो अपने इस फ़िक्रे को रिप्लेस करें, एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जिसके नतीजे में नौजवान को ये बात पता चल जाए कि इस दुनिया में एवरीथिंग पॉसिबल नहीं। इन सब सवालात को सुनकर आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि इस दुनिया में साइंस भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि जिनका जवाब नहीं दे सकती, जिनका जवाब साइंस के नज़दीक भी नामुमकिन है या नामुमकिन जैसा है। तो इसलिए जो साइंस को मानते हैं उन्हें बजाय रिलीजन का मजाक उड़ाने के उनका एहतराम करना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो किस थिंकिंग के लिहाज से बात करते हैं और वो क्या चीज़ आपको समझाना चाहते हैं, किस बात को समझाना चाहते हैं, वो उस चीज़ पर बिलीव क्यों करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बात समझ आ चुकी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।